हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका ये प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, सभी से आपका रहने वाला है। यानी 40 जो आपका जैसे एग्जाम में आपको रहता है, वैसे ही हमको 40 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। यानी कि बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश सभी से रहने वाला है, प्रोज पोएट्री सभी से रहेगा। तो आपको चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को जवाब देते हुए चलिए। जैसे आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, वैसे हम लाइव में पूरे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, आपको पूरा हार्ड क्वेश्चन है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, आपको हमेशा याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे जो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें भी आपको वैसा ही जैसे आपका 61 नंबर से आपका रहेगा बुक का, वैसे ही यहाँ पर भी टाइप करके लाइव है। यहाँ पे है कि डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू यानी कि आपको फादर ऑफ नेशन के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी राष्ट्र के पिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो क्या ये महात्मा गांधी जाने जाते हैं, या फिर ये जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं, कि आपका ये क्या है, आपका ये सरदार पटेल यानी कि सरदार पटेल होगा वो जाने जाते हैं, कि लाल बहादुर शास्त्री कौन जाने जाते हैं क्या नाम से, तो ये फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से। तो ये आप जानते हैं कि ये कौन जाने जाते हैं, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो ये जाने जाते हैं महात्मा गांधी जाने जाते हैं, किसके नाम से, तो ये फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये कौन से पार्ट में है, तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आपका ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लिया गया है, जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। और इसके लेखक तो आप मालूम ही होगा कि महात्मा गांधी जी के मुख्य हथियार क्या था, बताइए। इसका जो एक और बुक था, क्या था उसका बुक था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यहाँ के जो पूर्वज थे वे कहाँ रहना पसंद करते थे, वे स्मॉल विलेज में रहना पसंद करते थे। यहाँ के जो पूर्वज को क्या बोलते हैं, पूर्वज को हम एंसेस्टर्स बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं। और एंसेस्टर और एक और नाम होता है फोर फादर, एंसेस्टर और एक और फोर फादर है, वो भी हम उसको बोलते हैं। किनको बोलते हैं, तो ये पूर्वजों को। बढ़ते हैं आगे। अब आगे आइए, यह क्वेश्चन अभी आप अच्छे तरीके से समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपका जो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं आगे। अब आगे आइए, देखिए इसमें क्या करा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। और आइए फटाफट से अब आगे देखते हैं। आगे आते हैं तो देखिए आपका ये नहीं होगा, आपको यहाँ पे आइए, कितना नंबर प्रश्न था, अब 62 नंबर होगा, 62 नंबर। चलिए आइए यहाँ पे, हाँ आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए, अब आइए यहाँ पे, इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए हाँ आ चुके हैं। 65 नंबर में क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, किस पद पर थे, तो वह शपथ लेते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वह क्या वह प्रेसिडेंट के पद पर थे, तो क्या वह गवर्नर के पद पर थे, तो या फिर मिनिस्टर के पद पर थे, या आपका मेयर के पद पर थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लेते हैं तो वह किस पद पर थे, तो वे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के वे पद पर थे, तब वे क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और वे इससे पहले क्या रह चुके हैं, तो वे गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर यानी कि वे राज्यपाल भी बिहार के रह चुके हैं, और ये भारत के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने, तो ये 3 नंबर के प्रेसिडेंट बनाए, 3rd प्रेसिडेंट ये बन रहे हैं। अब बताइए कमेंट में कि जो 2nd प्रेसिडेंट थे वे कौन थे, 2nd प्रेसिडेंट कौन थे, तो 2nd प्रेसिडेंट राधा कृष्णन थे। और आपका इसमें जो होता है वे ऑथ का क्या बोलते हैं, ऑथ को हम बोलते हैं शपथ, ऑथ को हम शपथ बोलते हैं, शपथ लेना, यानी कि इसको हम ऑथ बोलते हैं। और ये शपथ लेते हुए बोलते हैं कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि भारत जो है ये पूरा भारत मेरा घर है, और यहाँ पे जो लोग हैं वे मेरे परिवार की तरह है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। और ये भाषण कब दे रहे होते हैं, तो ये 1966 में ये भाषण दे रहे होते हैं। इनकी मृत्यु कब होती है, तो इसी 2 साल इनको जोड़ दो, और आपका 1969 में जो होता है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए, देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे क्या है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल कौन थे, यानी कि रोल मॉडल किसी को बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। रोल मॉडल बोलते हैं जो प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि जिसके जैसा आपको होगा, जो जिसके जैसा आपको बनना चाहते होंगे, कोई आपको आपका पसंदीदा कोई व्यक्ति होगा जिसको आपको रोल मॉडल मानते होंगे, अपने प्रेरणा के स्रोत मानते होंगे, अपना पूरा मोटिवेशन मानते होंगे, वैसे ही इनका भी था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये प्रेरणा के स्रोत थे कौन, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे। कौन थे ये, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जो कि ये 2nd प्रेसिडेंट थे।
क्या थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये थर्ड प्रेसिडेंट। आप जानते हो कि जो भी पहले पद पर होता है, जो भी उसके बाद जो नया आता है, थोड़े बड़ाई तो करता है कि ये बहुत अच्छे थे। तो यही भी कहते हैं कि ये जो राधा कृष्ण थे वे पूरा भारत के लिए वो एक बहुत मानवता दिए ज्ञान का वो भंडार लेकर आए, यानी कि वे उनके बारे में जब भाषण के दौरान जो बोल रहे होते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, इंदिरा गांधी भी नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। तो आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 64 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है देखिए कि रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? तो ये सोहनलाल रतिराम का बेटा था। और ये कौन थे? तो ये जो आपका लाइन जो लिया गया है ये लिया गया अ पिंच ऑफ सनफ से। और ये रतिराम कौन था? तो रतिराम सोहनलाल का बेटा था। और ये सोहनलाल कौन है? तो ये सोहनलाल जो है पार्टी बॉस है। ये आपका ये पार्टी बॉस है। कहाँ का पार्टी बॉस है? तो ये दिल्ली का पार्टी बॉस है। जिसके कारण जो नानू काका होते हैं वह इनके मिलने के लिए जाते हैं। और इनसे मिलने के बाद जब उनको वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में पता चलता है, और वेलफेयर मिनिस्टर आपका वेलफेयर मिनिस्टर जो क्या बोलते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हिंदी में हम कल्याण मंत्री बोलते हैं। और इसको क्या करते हैं, कल्याण मंत्री के पास वो मिलने जाता है। और नानू काका कौन थे? तो वे नानू काका जो नरेटर क्या है, लेखक के यहाँ वे आए होते हैं। किस कारण से आए हुए थे? तो वे मिनिस्टर से मिलने के लिए आए होते हैं। वे मिनिस्टर के मिलने के लिए आए होते हैं। तो और मिनिस्टर से मिलने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। लास्ट में जाते जाते बहुत समय उनको बहुत षड्यंत्र रखना था। वो झूठ तो ऐसे बोलते जैसा कि मान के चलिए वे सच्ची बोल रहे हैं, वैसे ही उस अंदाज में इस तरह से बोलते हैं कि लगता है कि वो सच्ची बोल रहे हैं। इस प्रकार से वो झूठ वाला समझ लीजिए कला है। किनका कला है? तो वह नानू काका का कला होता है झूठ बोलना। और जो लेखक होते हैं वे कहते नहीं अरे हम झूठ नहीं बोलेंगे। उनको जो कौन थे मामा जी होते हैं लेखक कौन? मनोहर माल गोयनकर। आपका मनोहर माल गोयनकर जी होते हैं, इनका ये मामा होते हैं नानू काका। यानी कि आपका हो जाएगा ये आपका जो ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो आपका ये होता है रतिराम होता है वो लेखक के साथ क्या होते हैं, सेम मिनिस्ट्री में काम होता है। लेखक जो किस पद पर होते हैं? तो वे होते हैं आपका अंडर सेक्रेटरी। क्या होते हुए वे अंडर सेक्रेटरी के पद होता है, उप सचिव के पद पर होते हैं, उप सचिव के पद पर। अब आते हैं आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। 65 नंबर प्रश्न कराएंगे देखिए कि हाउ मैनी डेज लीव हैड बीन, क्या है इसको कि हाउ मैनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाय मनोहर माल गोयनकर। तो यानी कि वे मनोहर माल गोयनकर के यहाँ जो नानू काका आते हैं, कौन आते हैं? तो ये आपका जो नानू काका आते हैं ये कितने दिन रहने वाले होते हैं? कितने दिन? ये कितने दिन रहने के लिए आते हैं बताइए? 3 डे 3 दिन, 2 डे 2 दिन, 4 डे या फिर 5 डे डे कितने दिन रहेंगे? तो वे अगर आते हैं आपका 2 दिन रहने के लिए। कितना? 2 से 3 दिन रहने के लिए। तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी कि 2 दिन। ये 2 दिन रहने के लिए आते हैं। अपने साथ क्या लाते हैं? तो एक क्या कीटन लाते हैं अपने साथ। कीटन यानी आपका ये बिल्ली का बच्चा लाते हैं, जिसको आप लेकर के वो पहुँचा देते हैं हाथ में। और जैसे लेखक को पता नहीं होता कि यहाँ पे बिल्ली है हमारे हाथ में, जैसे वो बाहर निकलता है तो देखो बिल्ली क्या क्या करने लगती है, तो उसका सभी को स्टेशन में सब चौंक जाते हैं, अरे क्या है ये। उसके बाद लगता है कि जो लेखक होते हैं मनोहर माल गोयनकर, उसको लगता है अरे तुम मर गया। उसके बाद देखते हैं तो नानू का एकदम आ रहे। एक और होता है जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है टीसी, उसके साथ लेकर आ रहे हैं और बोलते हैं ये देखो एक अच्छा आदमी है, मिल गया था कि हमारे साथ और आपको हमारा पूरा जर्नी ही आसान कर दिया। वे बहुत फेंकने वाले होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये बोलते हैं कि हम बड़े जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं टिकट भी हम ही दिलाए थे, यानी कोई होता नहीं डिंग हाँकना, वही आपका नानू काका का वही काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। पूरा स्टोरी भी आपको बराबर बता दिए हुए। ये देखिए आपका ये 66 नंबर जो है कि 66 नंबर में क्या कर रहा है कि माई चिल्ड्रेन, क्या है इसमें, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ये जो कास्ट लाइन लिया गया तो सबसे पहले बता दें कि ये आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। ये लिया गया आपका आई हैव अ ड्रीम से ये जो है लाइन आपका लिया गया है। और इसमें जो होते हैं ये इसका लेखक कौन, इसके राइटर कौन होते हैं? तो इसके राइटर होते हैं मार्टिन लूथर किंग। और ये भी क्या है? तो ये भी आपका एक प्रकार का ये स्पीच ही है। ये कोई स्पीच है जो डिलीवर किए थे। कहाँ डिलीवर किए थे? तो एक लिंकन मेमोरियल हॉल में ये डिलीवर कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। और इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इनको हम ब्लैक गांधी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम ब्लैक गांधी भी इनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काले थे। और ये काले थे और इनके किनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं? ये निग्रो के खिलाफ क्या होते हैं कि ये आवाज़ उठाते हैं। निग्रो किस लोग कहा जाता है? ये काले लोग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका में होता है कि काले लोग को अधिकार नहीं दिया जाता है गोरे लोग को बराबर। यानी गोरे लोग अगर होटल में कमरा चाहिए तो उसको सिर्फ गोरे लोग को ही मिलेगा, काले लोग को नहीं। वो आपको होटल में खाना दिया जाता है, नहीं किसी को कमरा दिया जाता है, कोई भी अधिकार नहीं है। राशन मिल रहा है तो वो सिर्फ गोरे लोग को ही मिलेगा, काले लोग को नहीं मिला। ऐसा पूरा प्रथा चला हुआ था अमेरिका में। तो इसका कौन आवाज़ उठाते? कोई आवाज़ उठाना नहीं था क्योंकि सभी निग्रो थे। और ये
एक और बात बता दे रहे, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ये वाला, ये भी एक निग्रो ही थे, ये भी बहुत काले लोगों में से जाते थे। देखिए वहाँ होता क्या है कि एक होते तो पूरे गोरे लोग हो गए एकदम अंग्रेज की तरह, या फिर हो गए तो पूरे काले लोग ही हो। लेकिन हमारे इंडिया पर मिक्स है, क्या है, हमारे इंडिया में सब तरह के लोग मिलेंगे आप, गोरे, काले, छोटे मोटे, सब तरह के लोग मिलेंगे आप। लेकिन वहाँ अमेरिका में से 2 ही तरह के, यानी काले और गोरे लोग ही होते हैं। आप तो देखे नहीं होंगे क्योंकि अब इनका तो गया नहीं है, लेकिन आपको मूवी में आप ज़रूर देखे होंगे। तो ये होता है आपका जो अमेरिका होता है सिर्फ काले और गोरे लोग ही होते हैं। तो यही जो लाइन है ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी की, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। यानी कि जो मेरे 4 बच्चे हैं, और एक बता दें कि मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनको उनके कलर के हिसाब से नहीं, उनके कंटेंट यानी उनके चरित्र के हिसाब से पहचाना जाए। ऐसा नहीं कि वह काले हैं तो इनको निग्रो कहा जाए, ऐसा नहीं, वो क्या काम करते हैं उनके तरफ से उनको देखा जाए, यही बताते हैं कौन, अपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बोलते हैं मिसिसिपी और अलबामा जो कोई निग्रो है उनकी जो स्थिति क्या थी, तो वे थी अपीलिंग स्थिति। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे आइए देखते हैं आगे। आप देखिए सेशन नंबर प्रश्न है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई। आई हैव ए ड्रीम को कौन लिखे हुए हैं, आई हैव ए ड्रीम को महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम को लिखे हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी ये आई हैव ए ड्रीम को लिखे हुए हैं। और एची बैट जी ये कौन से चैप्टर लिखे हुए थे, ये द अर्थ के लिखे हुए हैं। ये आपका ये द अर्थ को ये लिखे हुए हैं। तो ये सब है, आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए और इसको चलिए बनाइए। आगे आते हैं तो देखिए 68 नंबर में है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाई। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, इसको कौन लिखे हुए हैं, तो ये इसको लिखे हुए हैं बर्ट्रैंड रसेल जी। कौन लिखे हुए, बर्ट्रैंड रसेल जी। सिगा नोया कौन से चैप्टर को लिखे हुए हैं, सिगा नोया आपका ये द आर्टिस्ट को लिखे हुए हैं। जर्मन गिडिर और चार्ल्स ब्राउन को लिखे हुए हैं। पर्लेस बक ये आपका लिखा हुआ इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को ये लिखे हुए हैं। तो पूरे आपको जानकारी एक्सप्लेन करते चलूँगा, एक क्वेश्चन से आपका 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे याद करवा देंगे आपको। तो ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, ये प्रकार क्या है, तो ये ऐसे है, ये क्या है, ये प्रकार के ये आपका ऐसे है। और ऐसे में भी बहुत सारे प्रकार के ऐसे होते हैं, जैसे आपको ये आपका जो जर्मन गिर का जो चाइल्ड बोर्न है, तो ये आपका क्या है, ये प्रकार का ये सोशल ऐसे होता है। जो चाइल्ड बोर्न है वो सोशल ऐसे है। और ये जो आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये आपका साइंटिफिक ऐसे है। क्या ये साइंटिफिक ऐसे है, यानी साइंटिफिक लेख है। यानी ऐसे में भी बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम दो ही बता रहे हैं, यानी कि इसमें आपको दिया गया है तो इसलिए 2 ही आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं, यानी सभी में बहुत टाइप होते हैं। और इसमें क्या चीज़ की बात करो, इसमें जो मनुष्य जो होता है वो आपका किस तरह से वो प्रोग्रेस किया, किस तरह से विकास किया। पहले जो था जानवरों की तरह ही मनुष्य था, यानी कि वो भी उतना सूझबूझ नहीं थी। तो वे जैसे आविष्कारक के बारे में बात करते हैं, जो कौन कौन से आइडियाज़ होते हैं जो मानव को आगे बढ़ाए, उन आइडियाज़ के बारे में इस चैप्टर में बात किया होता है। जिस प्रकार का एक फायर का आविष्कार हुआ, जो कि पहले हम जानते नहीं थे कि आग कैसे जलता है, आग का आविष्कार क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि हम आग को क्या कर सकते हैं, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम अगर किसी जानवर को अगर हमारे पास आता है तो भगाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्रकार का उपयोग हुआ। उसके बाद आपका प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत ज़्यादा योगदान था आपके हमारे मानव को आगे बढ़ाने में। तो प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत, और नंबर यानी कि संख्या, यानी हम बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते गए, तो इसके लिए जो बहुत ज़्यादा हमारा मानव कम हुआ करते थे, जानवर ज़्यादा थे, हमें डरते थे कि जो जानवरों को हमें खा जाएगा। यानी बहुत प्रकार के जो समस्याएं थी, तो उनको जो आइडियाज़ आए उनको क्या हुआ, उनको ख़त्म किए। तो वही आपका यही आइडियाज़ के बारे में इसमें आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है इसमें बात किए हुए होते हैं। और आपका देखिए बर्ट्रैंड रसेल है, बर्ट्रैंड रसेल इसको लिखे हुए होते हैं। तो आप चलिए, और ये क्या थे, तो एक साइंटिस्ट थे। ये बर्ट्रैंड रसेल जो एक मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे, और भी बहुत कुछ थे। और ये सिगा नोया क्या थे, तो ये सिगा नोया जो 2 आर्टिस्ट को लिखे होते हैं, इसमें एक बच्चा का कहानी होता है जो कि 12 साल का होता है। जो क्या होता है, 12 साल का होता है, उनका गॉड्स पर, यानी कि वो जो गॉड्स होता है, जो कद्दू होता है, उसको प्रयोग करता रहता है। और जर्मन गिन किसके बारे में लिखते हैं, तो ये चाइल्ड बोर्न, जो कि जब एक बच्चे का जन्म होता है उसका जो सेलिब्रेशन होता है उसके बारे में बताते हैं। और ये पर्लेस बक जी होते हैं, जो कि इंडिया के बारे में बताते हैं। जब इंडिया घूमने आए हुए होते हैं तो क्या क्या वो देखे होते हैं, या इंटेलेक्चुअल लोगों को, यानी बहुत सारे जो भी चीज़ देखे होते हैं, चिड़ियाघर जैसे जितना दिखा होता है उसके बारे में अपने जो कहानी होता है, जो आपका जो ऐसे होता है उसमें लिखते हैं। आगे आते हैं, देखिए सभी आप समझ चुके होंगे। आपका देखिए 69 नंबर जो है कि देखिए यू आर एन एडियट हु सेड दिस। सीबी को कौन बोलता है कि यू आर एन एडियट, तो ये कौन बोलता है,
बताएंगे जल्दी से। वो एक टीचर बोलता है, क्या बोलता है, टीचर बोलता है। क्यों बोलता है, जब ये उन बच्चे को, ये हम उसी बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी कि सेबे को हम बात कर रहे हैं, जो कि 12 वर्ष का जो लड़का होता है, ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो ये प्राइमरी, ये आपका ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और ये कौन से शहर में आता है, तो ये हार्वर्ड शहर में रहता है। ये आपका क्या आता है, ये हार्वर्ड टाउन में ये रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इतना छोटा ये गांव में रहता है, जहाँ पे जो लोग होंगे वे समझ लीजिए 10 से 15 घंटे पूरे शहर को पार कर लेंगे। ये उतना छोटा नदी के किनारे वाले शहर में ये रहता था और इसका शौक था गॉड्स को नए नए चीज़ों से उसको डिजाइन बनाना, उसको जैसे उसको थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, इधर से कटिंग कर देंगे, वो नए नए डिजाइन बनाने का शौक था सीबी का। तो कौन बोलता है कि यू आर एन एडियट, तो ये बोलते हैं उनके टीचर बोलता है, जब कद्दू को, जब उनके इथिक्स के टीचर पकड़े जाते हैं, यानी कि जो ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि नैतिक में से हाथ कैसे रखना है, कैसे बोलना है, किसी से कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाने वाला, कि वहाँ पे पहुँच जाता है, वो कद्दू को पॉलिश कर रहा होता है। यानी कि जब आप देखेंगे कोई टीचर कुछ समझा रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रहेगा तो कितना गुस्सा आता है, उसी प्रकार से वो क्या करते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो ऐसा नहीं बोलते ही रहिए, वो जाकर उनके घर भी कंप्लेन करते हैं। घर जाते हैं तो उनके फादर तो होते नहीं है, उनकी मदर से कंप्लेन करते हैं, और उनके जो फादर जो अपने घर आते हैं, जो दुकान पर गए हुए थे, जो घर आते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि अरे ऐसे ऐसे बात है, कर लगते हैं कस के पिटाई करने अपने सीबी को, कि जो 12 साल का एक लड़का होता है, उसके सारे कद्दू को अपने जो हैमर होते हैं, जो हथौड़ा होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। कि यही से आपका स्टोरी से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आइए, आगे देखते हैं। देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। 70 नंबर में क्या है, इसमें कि 70 नंबर में जो है कि द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सीबी फॉर डैशियन, जो पॉटर को जो सेबी जो होता है, जो उसका गॉड्स होता है, वो कितने में दिया था, यानी 40 येन में, 50 येन में, 60 येन में या फिर 10 येन में। तो वो कितने येन में दिया था, वे दिया था 50 येन में, 50 येन में उनको दिया था। वो जो कद्दू होता है, एक बुढ़िया से जो सीबी होता है वो ख़रीदा होता है इसको, मुझे एक 12 साल का लड़का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है। 71 नंबर में है, 71 नंबर में है कि हु विजिट्स मदर हाउस एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कौन, यानी कैसे जो महिला होती है, जो कि उनके माँ के घर जाना उनके लिए एक रिवॉर्ड साबित होता है, यानी गिफ्ट साबित होता है। यानी कि वह उनको, यानी जो जब पहली बार जो कोई लड़की जो होती है जिसकी शादी हुई, तो वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो अपने माँ के घर जाती है। वहाँ क्या होता है, उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है, उनको अच्छा लगता है, उनको अपने के जैसा फील होता है। तो इसीलिए वो कौन से वुमेन होती है जो कि अपने माँ के घर जाना सबसे ज़्यादा पसंद करती है, उनको जो वहाँ पर जाती है, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनको रिवॉर्ड साबित होता है। सिलहटी वुमेन, आपका पंजाबी वुमेन, बिहारी वुमेन या फिर ओडिसी वुमेन। तो वो कौन सी देश, सिलहटी वुमेन के बारे में ये पूरा चैप्टर से लिया गया है, चाइल्ड बोर्ड से ही लिया गया है। आपका कहाँ से लिया गया है, ये भाई चाइल्ड बोर्ड से लिखा गया है। जिसको लिखे कौन है, जिसको जर्मन गिरिज लिखे हुए, जर्मन गिरिज एक महिला लेखिका है, जो कि ये जो हमेशा क्या करती है कि वे महिलाओं के अधिकार के बारे में लिखती है, यानी कि जो भी उनके अधिकार होते हैं उनके बारे में हमेशा आवाज़ उठाती है, लिखती है जर्मन गिरीज। तो ये बहुत ही अच्छा लेखिका भी है और ये कहा जाता है कि अभी मरी नहीं है, अभी जिंदा ही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए अगला जो है, आगे आ जाइए 72 नंबर प्रश्न में। 72 नंबर प्रश्न में है कि बांग्लादेश इज डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, यानी कि बांग्लादेश में फेरी टेल्स क्या होता है। फेरी टेल्स हम बोलते हैं कि इसको परियों की कहानी को, फेरी टेल्स को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो रूप थोका, आपका सूप थोका, टूप थोका या फिर जूप थोका, तो उसको हम रूप थोका बोलते हैं बांग्लादेश में। ये भी आपको चाइल्ड बोर्ड से लिया गया। तो उसमें क्या होता है कि चाइल्ड बोर्ड में जैसे आपको कोई भी अगर कोई उत्सव होता है, जब भी कोई समझ लीजिए किसी बच्चे का जन्म होने वाला, तो पूरा परिवार उसको एक तरफ से उत्सव की तरह मनाता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला उत्सव, इस तरह इस प्रकार से उनको बनाया जाता है। और ये बांग्लादेश में क्या होता है, यानी मान के चलिए कि 4 बच्चे हैं, तो क्या होगा कि उनको जो अगर 4 जो होती है, तो उनकी जो चाची होती है वो क्या करती है, एक का काम होता है कि उनको क्या करके नहलाएंगे, यानी कि कहीं नदी होता है वहाँ नहलाएंगे। एक क्या होता है उनको कपड़े पहनाएंगे, एक क्या होता है वो खाना बनाएंगे, तो एक को क्या होता है वो परोसना, यानी कि सभी का अलग अलग जो होता है वो काम बांटा हुआ होता है। वो ऐसा बांग्लादेश में ही होता है। तो आगे आइए, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 73 नंबर जो प्रश्न कराए, देखिए क्या है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये आ गया, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इस चैप्टर का ही नाम है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज डैश, हाउ फ्री जब प्रेस है वह क्या है। तो इसको लिखे कौन है, सबसे पहले बात करें तो इसको लिखे द्रोथी एल शायर, इसको लिखे हुए हैं। और एक क्या है, तो ये आपका ये एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे है, और शॉर्ट स्टोरी नहीं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी आपका अ पिंच ऑफ स्नफ है, आपका अ पिंच ऑफ स्नफ है नानू काका वाला, वो आपका शॉर्ट स्टोरी। और ड्रामा कौन है, ड्रामा है आपका अ मैरिज प्रपोजल। आपका मैरिज प्रपोजल जो क्या है, ये आपका ड्रामा है, और आपका ये फिक्शन तो कोई है ही नहीं, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है। आगे 74 नंबर प्रश्न की देखिए, इसको द प्रेस इज क्या है, इसमें कि द
इसको पढ़िए और आंसर लगाइए कमेंट में। द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, इसको क्या हो जाएगा, यानी कि कहा कि जो प्रेस है जो फ्री नहीं है, इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज़ या ब्रिटिश, कहा कि जो है प्रेस जो फ्री नहीं है, तो ये है आपका ब्रिटिश, जो है ब्रिटिश का जो प्रेस है वो फ्री नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए 75 नंबर प्रश्न पर, बेंजी बॉस द लैंड फ्रॉम, बेंजी बॉस द लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है ज़मीन खरीदता है वह किससे, पेटर से, सैंडर्स से, जॉर्ज से या फिर जॉन से, तो वे सैंडर्स खरीदता है। और एक कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है द अर्थ से। जो लाइन अगर पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो ये द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ। इसको लिखे कौन होते हैं, इसको लिखे होते हैं एच.ई. बेट्स जी, इसको लिखे होते हैं। का आपका स्टोरी क्या होता है, तो स्टोरी में एक बेंजी, इसका मेन पात्र की बात करें तो मेन पात्र का नाम होता है बेंजी, और बेंजी और इनके पिता का क्या नाम होता है, जॉनसन होते हैं, जो कि वे बिल्कुल भी भगवान पर भरोसा करते रहते हैं कि हमेशा वह भगवान पर ही, अगर कोई समझ लीजिए कि अगर खेत में फसल में अच्छी नहीं होती तो समझिए कि भगवान करेगा तो होगा, नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मानना होता है। अगर मान के चलिए अगर ऐसा भी होता है तो अगर आपके पास खाना रखा हुआ है, टेबल पर खाना है, तो उसको आपको हाथ से उठा कर मुँह तक पहुँचाना पड़ता है। इसी प्रकार से उनको ये विश्वास करता है कि जॉनसन की अरे नहीं करेंगे, सब अल्लाह करेगा, ये करेगा, पूरे वैसे विश्वास करता था। लेकिन जो उसका बेंजी होता है, उसका बेटा जो होता है वो उल्टी खोपड़ी का होता है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, समझ लीजिए उसका इतना दिमाग नहीं होता है कि वह बहुत ही, यानी कि दिमाग से कमज़ोर इसको हम कह सकते हैं, ऐसा था। लेकिन बाद में क्या होता है, वो बहुत ही धूर्त साबित होता है, यानी कि उसको डॉक्टर सलाह देते हैं जॉनसन को, जो कि बेंजी का बाप होता है, उसको ये सलाह देते हैं कि जो आपका बेटा है वो दिमाग से कमज़ोर है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम में, यानी बिजनेस में उनको उलझा कर रखी। तो वो उनके पिता क्या करते हैं, हैंस खरीद के लाते हैं, हैंस, यानी कि वो उसके मुर्गियों को खरीद लेता है, और उसका मुर्गियों का जो बेंजी होता है वो व्यापार करने लगता है। व्यापार करना जब 21 साल का हो जाता है, मुर्गियों का व्यापार करते करते बहुत ही अच्छा व्यापार करने लगता है। तो 21 साल का जब होता है तो उनके माता पिता जो होते हैं उनको पासबुक देते हैं, जो बैंक का जो पासबुक होता है वो देते हैं उनके माता पिता। और एक जॉनसन जो होता है ये क्या होता है, एक किसान होता है जिसके पास खेत भी होता है, जिसके बाद हल भी होता है, ट्रैक्टर भी होता है, यानी कि वह अच्छे फसल उगा सके। लेकिन वो क्या करता है, वो काम करने वाला नहीं होता है, वो सिर्फ हमेशा स्पीच देता रहता है, कभी जाकर किसी को सिखा रहा है, ये कर रहा है, अपना काम किसी को करता नहीं था। और उसके कारण क्या होता है कि वह जब बुढ़ापा आता है तो उसका बेटा जो बेंजी होता है वो भी इसको छोड़ चला जाता है, उसको माता पिता को ले जाता है अपने फोर्ट वैन में। और फोर्ट वैन क्या होता है, एक गाड़ी होता है, इसमें ले जाता है और बीच चौराहे पर छोड़ जाता है अनजान शहर पर। और जो बेंजी जो क्या करता है, इसको जो कि नौकरानी होती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस, इसका क्या नाम होता है, फ्लोरेंस होता है, वो फ्लोरेंस से वो शादी कर लेता है। और क्या करता है, वो बहुत ही कुरूप होती है, उनका जो माता पिता उससे बनती नहीं, उससे बातचीत अच्छी नहीं कर पाती रहती, क्योंकि वो कुरूप होती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन क्या करता है कि वह अपने मर्जी के खिलाफ जाकर उसमें शादी कर लेता है। उसी के कारण क्या करता है कि वह, और उनके ऐसा नहीं तो वो पढ़े लिखे नहीं चाहिए, तो उसे क्या करता है, उनके जैसे बद दिमाग, यानी बिना दिमाग के वो क्या कर सकता है, जो मुर्गे का जो पोटी होता है उसको साफ करे, उसका काम में हाथ बटाए, वैसा चाहिए होता है ये बेंजी का। और ये सैंडर्स जो क्या होता है, सैंडर्स का जो ज़मीन लिया होता है, जो बेंजी का पिता होता है, वो सैंडर्स से क्या होता है कि सैंडर्स जो होता है गिरवी दिया होता है ज़मीन को। और उसके बाद क्या होता है, बेंजी जो होता है जो अपने जो कमाने लगता है, उसके बाद क्या होता है, सैंडर्स से जो ज़मीन को या किराए पर आ रहा होता है उसको खरीद ही लेता है। इसको पिता खुशी भी होती है कि हाँ चलो एक तो काम किया गया, कम से कम जो हम नहीं कर सके वो ये कर रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बात पूछता भी नहीं कि मैं इसे जा रहा हूँ, ये ज़मीन खरीदूँ ना खरीदूँ, वो अपने मन करता जाता है, खरीद लेता है, बस हो गया। तो ये आपका सैंडर्स रहेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। वह किससे ज़मीन खरीदता है, तो वह सैंडर्स से। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे आइए, आगे आते हैं। तो अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है, द अर्थ इज रिटन बाई, द अर्थ इज रिटन, मैंने बताया था द अर्थ को कौन लिखे, द अर्थ को एच.ई. बेट्स जी लिखे हुए हैं। पर्लेस वर्क ये इंडिया ट्रूथ और ट्रेवल साइंस को लिखे हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम को लिखे हैं। महात्मा गांधी लिखे हुए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। आगे आते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 नंबर, इसमें पर्लेस वर्क ब्लेम्स द फॉर द इल्स एंड मिसफॉर्चून ऑफ इंडिया। इसमें ए नंबर में आपका जमींदार, बी में इंडस्ट्रियल्स, सी में है ब्रिटिश और डी में कि इंडियंस। पर्लेस वर्क जो होता है वह ब्लेम करती है किस पर, तो वे ब्लेम लगाते हैं ब्रिटिश पर, वे क्या करती है, आरोप लगाती है। अब आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपको 78 नंबर है। 78 नंबर जो प्रश्न है कि पर्लेस वर्क इज एन डैश राइटर, पर्लेस वर्क जो है एक कैसे राइटर है, पर्लेस वर्क एक कैसे लेखिका है, वह ब्रिटिश की है, अमेरिकन की है, इंडियन की है या फिर यूरोपियन की। कहा गई है तो वो एक प्रकार का वे अमेरिकन से, यानी वे अमेरिका से बिलोंग करती थी। कौन,
कौन बिलोंग करती थी? पर्लेस बाग, जो इंडिया थ्रू था ट्रेवलर्स आइज को लिखे थे। वे इंडिया घूमने आए होते, जो उनका फैमिली जो एक डॉक्टर होता है वो इंडियंस होता है, और इंडियन गाने बहुत सुनी भी होती है। इंडिया में जो होते हैं बड़े बड़े जो मंदिर है, बड़े बड़े जो लोग यंग इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको देखने के मकसद से वे आए होते हैं। वे अपने जो लिखती है ऐसे, उसमें वे बताते भी है कि मैं कोई बहुत बड़े बड़े ये सब देखने के लिए नहीं आया था दार्शनिक जो होते हैं, लेकिन हमें जो गाँव के जो किसान होते हैं, जो यंग इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको देखने के लिए वे आए होते हैं। और ये पर देखिए 79 नंबर प्रश्न है कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरगेट फिल दिस फॉर्म, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है बता दीजिए। ये जो लाइन पहचाने वाला जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा है, आपको ये बहुत बार पूछा आता है कि लाइन कहाँ से लिया गया है। तो दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरगेट फिल, एक और लाइन होता है कि शुरू में आप देखे होंगे होता है ये कहाँ से लिया गया, तो ये द सोल्जर से लिया गया होता है। कहाँ से? ये द सोल्जर जो आपका जो रूपर्ट ब्रूक जो लिखे होते हैं, और रूपर्ट ब्रूक जो एक W.B. येट्स होते हैं, W.B. येट्स जो उनको रूपर्ट ब्रूक को बोलते हैं कि द मोस्ट हैंडसम पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के सबसे मोस्ट हैंडसम जो पोएट होते हैं उनको बताए हुए होते हैं। कौन बताए होते हैं? W.B. येट्स, जो एक कहते हैं ये खुद एक महान कवि होते हैं, और एक दूसरे कवि को बताए होते हैं कि आप जो है महान, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका इंग्लैंड के पूरे कवि हैं। तो ये एन एपिटाफ से लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे होते हैं द वॉल्ट विथमैन, और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को T.S. एलियट, द सोल्जर को लिखे होते हैं रूपर्ट ब्रूक, और एन एपिटाफ को लिखे होते हैं वॉल्टर डिलामेयर। तो ये द सोल्जर से लिया गया। एक और जिसमें सबसे शुरुआत कैसे होता है? द सोल्जर होता है कि इफ़ आई शुड डाई इन एंड थिंक ओनली ऑफ दिस मीन इज फॉरगेट फील्ड, यानी कि वे अपने जो विदेशी जो एक कहते हैं ये क्या होते हैं, तो ये सैनिक होते हैं। द सोल्जर वाले जो रूपर्ट ब्रूक होते हैं एक सैनिक होते हैं जो दूसरे जो देश में लड़ने के लिए गए होते हैं। वहाँ बताते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा वो जो जगह होगा, छोटा सा जो फील्ड होगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये अपने भावनाओं के तहत ये बोल रहे होते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, और इसमें है कि द फर्स्ट टेस्ट लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ऑक्टेव में कितने लाइन होते हैं? ऑक्टेव में आपको होते हैं 8 लाइन होते हैं। और ये क्या होता है? ये आपका सोनेट होते हैं। क्या होते हैं आपका? ये सोनेट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 14 लाइन होते हैं, और 14 लाइन होते हैं इसमें आपको जो 6 लाइन होते हैं उसको सिक्सटेट बोलते हैं, और 8 लाइन होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। सोनेट कौन सा आपका पोएम है? तो ये आपका सोनेट जो है वो आपका एक प्रकार का पोएम है जिसका नाम है द सोल्जर। आपको पूछा जाएगा कि द सोल्जर क्या है, तो द सोल्जर एक प्रकार का ये सोनेट है। इसमें क्या होता है? सोल्जर के बारे में बात किया होता है, सैनिक के बारे में बात किया होता है। और ये इंग्लैंड का जो होता है ज़्यादा लंबा पोएम नहीं है। इंग्लैंड का ये क्या करते हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं अपने पोएम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, अगला प्रश्न 81 नंबर, इसमें है T.S. एलियट इज ए डैश पोएट। T.S. एलियट एक कैसे कवि है? 20th सेंचुरी के, या फिर 18th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के, या फिर 16th सेंचुरी के? T.S. एलियट जो है कैसे पोएट है बताइए जल्दी से। T.S. एलियट कैसे पोएट है? तो जो T.S. एलियट जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट वाले हैं, ये आपका 17th सेंचुरी के ये पोएम है। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 82 नंबर, और इसमें 82 नंबर जो प्रश्न है कि मैकाविटी इज एन डैश। मैकाविटी इज एन डैश। मैकाविटी एक क्या है? आउटलॉ है, या क्रिमिनल्स है, लूटर है, या फिर डेवलपमेंट है? मैकाविटी क्या है? तो मैकाविटी एक मास्टर क्रिमिनल है, यानी कि वे मास्टर क्रिमिनल करेंगे मतलब वे जब उसको नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोलते हैं। नेपोलियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेपोलियन का जो होता है कि वो सबसे बड़ा क्राइम होता है, यानी कि जो बहुत बार जो होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं वो अपने नेपोलियन ऑफ क्रिमिनल इसको बोलते हैं। जो भी अपराधी होता है वो कुछ अपराध करता है, कुछ ना कुछ उसमें निशानी जो होता है वो छोड़ ही देता है। लेकिन जो ये मैकाविटी होता है ये कभी किसी का निशान छोड़ता ही नहीं है, अपराध करेगा और वहाँ से फरार। और जब उसको मिलता है तो वो 2-3 जो पहले से होता है, जो अपने साथी उनको बुला रखा होता है कि अगर मैं मान के चलिए जो है कि कहीं गया हुआ है तो वो कुछ काम करता है, तो वो पहले से एक आदमी खड़ा रखता है कि वो अगर कोई पूछे कि यह किसने किया यह किया है, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं किया है, तो बिल्कुल नहीं किया। ऐसा फिर बोलने के लिए उनकी तरफ से कि मैंने ये काम नहीं किया है, वो मैकाविटी एक पहले से ही तैयार रखता है। और मैकाविटी जो है मैकाविटी इज द मिस्टिक, यानी कि मैकाविटी बहुत रहस्यमय बिल्ली है, यानी कि मामूली बिल्ली नहीं है, वह लंबा है और पतला है, यानी कि वो बोलता है वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी वह तोड़ सकता है। ये ऐसी बात इसमें पोएम में की गई होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर जो प्रश्न है कि R.K. नारायण, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आगे सवाल। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है कि R.K. नारायण हैज़ रिटन। R.K. नारायण ने कौन से बुक्स को लिखा है? अब पिंच ऑप्शन आपको क्या कौन से बुक को लिखना है जल्दी बताइए। अब पिंच ऑप्शन ऑफ है, बी में है आपका द गाइड, सी में ट्रेन टू पाकिस्तान, डी में है सावित्री। R.K. नारायण कौन सी किताब को लिखे हुए? तो ये पेज ऑप्शन आपको तो नहीं लिखे हुए क्योंकि ये मनोहर मालगोनकर की किताबें हैं।
और आपका देखिए तो ये लिखे हुए हैं द गाइड को कौन लिखे, द गाइड को आर के नारायण लिखे हुए हैं। सी वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर के लेट नोट दाई ड्राइविंग, क्या है इसमें कि लेट नोट दाई ड्राइविंग हार्ट फोर्थिंग मी एनी इल्स डैश फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहला जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, बी में द सोल्जर से, सी में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और डी में कि फायर हिम से। ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। इसमें जो एक जॉर्डन जी होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं किसी यात्रा पे, वो अपने प्रेमिका को अपने लवर को समझा रहे होते हैं कि जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, और अपने तुलना सन से करते हैं, अपने सूरज से बोलते हैं कि सूरज को हम बहुत जल्दी उससे तेज़ दौड़ सकते हैं, उससे तेज़ गति से अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नो सेंस नो डिजायर, यानी कि कोई इच्छा ही नहीं, कोई कारण नहीं ज्ञान का, लेकिन वो फिर भी रोज़ सुबह आ जाता है, शाम को जाता है फिर सुबह आ जाता है, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है, मेरे पास तो कारण है आने का, तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। और ऐसे भी वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो कैसे तुम रह पाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वे बोल रहे होते हैं जॉर्डन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर जो प्रश्न कि हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, यानी कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली, ये कहाँ कौन थी, तो ये बताना है आपको। तो वर्ल्ड विथ में WHO, तो ये कौन सी चलिए बताते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये आपको ये कुछ क्वेश्चन जो है आपका इसमें कुछ मिस्टेक है, तो ये छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका चलिए आगे बढ़ते देखिए, ये है 86 नंबर जो प्रश्न है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हजर्ड इज फॉर, ये कहाँ से लिया गया है कि आई हार्बर फॉर गुड, और मैं विचार करता हूँ अच्छे और बुरे दोनों पर, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो स्नैक से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, एंड एपिटाफ से, द सोल्जर से। तो ये लिया गया है कहाँ से, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और इसके लेखक जो होते हैं वॉल्ट विथमन जो होते हैं, वो बोलते हैं आई एम 37 ईयर ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूँ और पूरा स्वस्थ हूँ, और आपका मृत्यु तक, अपने डेथ तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ। ये बोलते हैं कौन, ये WHO नहीं बोल रहे हैं, ये आपका ये बोलते हैं वॉल्ट विथमन जी बोलते हैं। और आपका जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट होते हैं, उसको WHO जी इसको लिखे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे आइए, अब आगे देखते हैं 87 नंबर की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई। अभी हमने बताया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं, आप बताइए कमेंट में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को आखिर लिखे कौन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को आप लिखे हुए वॉल्ट विथमन जी वो लिखे होते हैं। और एक और था लिप्स ऑफ ग्रास जो होता है, वो 1855 में जो पब्लिश हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिप्स ऑफ ग्रास जो होता है, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लिप्स ऑफ ग्रास और समर, आपको बहुत सारे बुक्स और 2 बुक्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अब अगला प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। अगला है 88 नंबर प्रश्न की एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम, ये जो कहाँ से लिया गया, जो नाइटिंगेल जो है वह डम्ब है, यानी कि उसका नाइटिंगेल का मुंह बंद है, एंड एंजल विल नॉट कम, ये तो लाइन दिया गया नहीं है, लेकिन लाइन रहता है कि एंड जो इसमें बोला जाता है कि जो नाइटिंगेल जो है वह डम्ब है, और जो परिया है वो भी नहीं आएगी। तो कहाँ से लाइन कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्नैक से नहीं लिया गया है, फायर हिप से नहीं लिया गया है, ऑटो ऑटम से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो आ गई ये आपका ये 89 नंबर प्रश्न है कि नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है। नर्सिस फ्लावर उसको बोलते हैं जो मान लीजिए चलिए ये पौधा है, तो इसको छोटे यहाँ पे पौधा होंगे जो इस पेड़ को मजबूती प्रदान करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं नर्सिस फ्लावर। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अपन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, फायर हिप से नहीं, द सोल्जर से नहीं, टू ऑटोमर से नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए अब अगला जो प्रश्न है वो 90 नंबर है। 90 नंबर प्रश्न है किड्स इज ए डैश पोएट, किड्स एक कैसे कवि है, रोमांटिक, वॉर, मेटाफिजिकल, मेलनकॉली। किड्स किसको बोल रहे हैं, किड्स बोलते हैं जॉन किड्स जो है कैसे कवि है। तो ये रोमांटिक सीजन के बहुत सारे जो सीजन होते हैं, आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार जैसे एज बहुत होते हैं, अगस्टन एज, एलिजाबेथन एज, उसी प्रकार से ये सीजन भी बहुत होते हैं। इसमें से एक रोमांटिक सीजन होते हैं। रोमांटिक से वो वाला नहीं जो आपको जो फिल्म में देखते हैं वैसा रोमांटिक सीजन नहीं है, अलग प्रकार का रोमांटिक, जैसे आपको जो होता है बहुत सारे मौसम होते हैं उसी प्रकार से रोमांटिक भी एक क्या सीजन होता है। तो ये आपका हो जाएगा किड्स इज ए डैश पोएट, वो एक रोमांटिक पोएट है। और वॉर पोएट की बात करें, वॉर पोएट ये आपका हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, जो है एक प्रकार का वॉर पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट हो जाएंगे आपके जॉर्डन। और मेलनकॉली कौन सा आपका पोएम है, मेलनकॉली आपका जो है इसमें एक याद में जो लिखा जाता है एलजी, और कौन सा है इसमें से आप जानते होंगे, वो वाल्टर डिला मेयर जो लिखे हुए हैं वही आपका जो है
एक प्रकार का ये सैड पोएम है जो आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे जाइए। अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि वाज अ पोएट ऑफ नेचर। वाज अ पोएट ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के कवि किसको कहा जाता है? टी.एच. लॉरेंस को, टी.एस. एलियट को, जॉन किट्स को, या फिर नॉन ऑफ दीज। डैश वाज अ पोएट ऑफ नेचर किसको कहा जाता है प्रकृति के कवि? तो उसको जॉन किट्स यानी कि जिसको और टू ऑटम को जो लिखे हुए हैं उसको कहा जाता है प्राकृतिक के कवि। प्राकृतिक के कवि बोला जाता है। और एक बच्चों का जो कवि होता है वो किसको कहा जाता है? तो वो जो वाल्टर डिलामेयर है उसको ही कहा जाता है बच्चों का कवि यानी चिल्ड्रन पोएट। अब आइए आगे आइए अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हु वाज 92 नंबर प्रश्न, हु वाज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन? वाल्टर डिलामेयर, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आखिर इसमें से हो जाएगा वाल्टर डिलामेयर, यही बच्चों के चिल्ड्रंस पोएट कराते हैं। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 93 नंबर। 93 प्रश्न के रविंद्रनाथ टैगोर रूट। रविंद्रनाथ टैगोर कौन से बुक को लिखे हुए हैं? गीतांजलि, सावित्री, मैकबेथ, द कप। मैकबेथ कौन लिखे हुए थे? मैकबेथ को लिखे हुए थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर लिखे होते हैं मैकबेथ को। मैकबेथ ही नहीं, मैकबेथ, जूलियस सीजर, ओथेलो एंड मिडसमर नाइट ड्रीम, ये सब लिखे होते हैं। ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं जिसको विलियम शेक्सपियर जी लिखे होते हैं। तो इसमें बताने रविंद्रनाथ टैगोर जो कौन से बुक को लिखे हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह गीतांजलि को लिखे हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि को लिखे हुए हैं। गीतांजलि आपका ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न 94 नंबर और इसमें है कि द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स को कौन लिखे हुए हैं? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स को अनीता देसाई लिखे हुए हैं, कमला दास लिखे हुए हैं, तोरुदत्त लिखे हुए हैं या अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स को ये लिखे हुए अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इसको लिखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे फटाफट से 95 प्रश्न को बनाइए। के.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.एन. दारूवाला जो है वे कैसे कवि है और ये कौन से चैप्टर को लिखे होते हैं? ये फायर हिम को लिखे होते हैं। के.एन. दारूवाला जो होते हुए फायर हिम को जो आपका चैप्टर है उसको लिखे होते हैं। तो ये के.एन. दारूवाला कैसे पोइट है, कहाँ के जो है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका है ये एंडो एंग्लियन जो एक प्रकार का ये पोएट है के.एन. दारूवाला। ब्रिटिश नहीं है, अमेरिकन नहीं है, अफ्रीकन नहीं है। तो आओ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ है जो प्रश्न आपको देखना चाहिए। 96 नंबर प्रश्न है कि स्नेक इज रिटन बाई। स्नेक जो आपका चैप्टर है इसको कौन लिखे हैं? जॉन डन, कमला दास, डी.एच. लॉरेंस, वॉल्ट विथमैन। जॉन डन लिखे हुए स्वीटर्स लो आई डिड नॉट ओके। कमला दास लिखे हुए माई ग्रैंडमदर हाउस को। डी.एच. लॉरेंस लिखे हुए हैं किसको? स्नेक को। और वॉल्ट विथमैन लिखे हुए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। तो ये हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे 97 नंबर प्रश्न पर कि डी.एच. लॉरेंस बिलोंग्स टू। डी.एच. लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से, नॉन ऑफ दीज। डी.एच. लॉरेंस जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? डी.एच. लॉरेंस ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे आइए, जल्दी से आ जाइए। आगे 98 नंबर प्रश्न की माई ग्रैंडमदर हाउस इज रिटन बाई। माई ग्रैंडमदर हाउस को कौन लिखे है? कमला दास, डी.एच. लॉरेंस, के.एन. दारूवाला, जॉन डन। तो इसको कमला दास लिखे है। आगे आइए, आगे आते हैं। देखिए 99 नंबर प्रश्न की मैक फ्लैकवेन इज रिटन बाई जॉन डाइडन, अलेक्जेंडर पोप, लॉर्ड बाइरन, जॉन किट्स। तो कौन लिखे हैं इसमें से आपका लिखे हुए जॉन डाइडन। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 40 प्रश्न बताए बुक से और इसमें से आपको कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज का एक धमाकेदार क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके हम जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे और जो भी कमेंट करके कहता हूँ बता जरूर देना है, अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।